नमस्ते एंड वेलकम टू अर्बन चैटराटी। दिस इज अभिनव प्रकाश। आज आज मेरे साथ हैं प्रोफेसर शिव प्रकाश सिंह। दिल्ली विश्वविद्यालय में पॉलिटिकल साइंस के सीनियर प्रोफेसर हैं और यूजीसी समेत तमाम कमेटियों में, एकेडमिक कमेटियों में, सिलेबस की कमिटीज़ में और सर्विस कंडीशंस की कमेटी में आपका महत्वपूर्ण योगदान रहता है। प्रोफेसर, आपका स्वागत है। धन्यवाद अभिनव। सर, जब हम आज की तारीख में अगर एकेडमिक जगत को देखें, खासतौर पर सोशल साइंस को, न्यूज़ में एक चीज़ बहुत बार आती है कि शिक्षा का सेफनराइजेशन हो रहा है। एक प्रोग्रेसिव जो हमारी एजुकेशन थी उसको बर्बाद करने की कोशिश हो रही है और सिलेबस में क्या किताबें रहेंगी, क्या पढ़ाया जाएगा, इसको लेके काफ़ी खींचातान लगी रहती है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि सिलेबस की पॉलिटिक्स क्या होती है, क्योंकि आपका दशकों का अनुभव है, आपने कई कमेटी में काम किया होगा, कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में, अन्य में। तो पर्दे के पीछे क्या राजनीति चलती है, सिलेबस कैसे बनाया जाए, उसके बारे में लोगों को थोड़ा बताइए। अभिनव जी, आपका जो सवाल है वो इतना महत्वपूर्ण सवाल है शिक्षा जगत के लिए, विद्यार्थी के लिए, शिक्षक के लिए और समाज में, राजनीति में जो विमर्श बनता है उसके लिए। सामान्य जीवन में भी आप देखेंगे कि जो इम्पोर्टेड है वो बड़ा अच्छा है, उसकी गुणवत्ता कितनी है, वो कितना समाज के लिए उपयोगी है, उस पर हम ध्यान नहीं देते हैं। हम ये मान करके चलते हैं कि अगर कुछ विदेश से आयातित है तो अच्छा ही होगा। तो हमारा मानस भी कुछ ऐसा ही बन पड़ा है और इस मानस को बनाने में बहुत बड़ी भूमिका रही हमारे यहाँ जो कॉलोनियल मास्टर्स थे उनकी, औपनिवेशिक ताकतों की, और उस आजादी के बाद हमारी शिक्षा में जो परिवर्तन लाना चाहिए था, किया जाना चाहिए था, शायद हम चूक गए। और इस नाते जो मैकाले ने शुरू किया था वह किसी न किसी रूप में आज भी चलता आ रहा है। उदाहरण के तौर पर आप जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के विद्यार्थी रहे हैं स्वयं। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय, मेरी सारी पढ़ाई अंडर ग्रेजुएशन से लेके पीएचडी तक दिल्ली विश्वविद्यालय की है और सौभाग्य से मुझे कुछ कुछ विश्वविद्यालयों में बीओएस का हिस्सा बनने का भी अवसर मिलता रहा है। तो आप खोज करके देखें तो आपको लगेगा कि भारतीयता जो है वो गायब है। और जैसे ही हम किसी भारतीय विचारक को, भारतीय चिंतन प्रक्रिया को लाना चाहते हैं तो लोग जिनके निहित स्वार्थ हैं, उन निहित स्वार्थी तत्वों के द्वारा एक दुष्प्रचार शुरू कर दिया जाता है कि यह तो भगवाकरण है, यह तो पूरी तरह से बदलने का प्रयास है। और ये कोई नई बात नहीं है। जब जब भी बदलने का प्रयास किया गया, हमेशा से इस तरह के चार्जेस जो हैं वो सरकार पर या व्यवस्था पर लगाए जाते रहे हैं और उसका परिणाम ये हुआ है कि कोई भी बदल नहीं हुआ है। कहने के लिए बदल है, लेकिन वास्तव में कोई भी बदल अभी तक हुआ नहीं है। मैं आपके माध्यम से ही अभी उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर के समाज विज्ञान सहित सभी विषयों के नए नए सिलेबस बन रहे हैं। मुझे राजनीति विज्ञान के सिलेबस को पढ़ने का अवसर मिला, उस पर कुछ टीका टिप्पणी करने का अवसर मिला, तो मैं विस्मित था कि विद्यार्थी को हम देना क्या चाह रहे हैं। पॉलिटिकल साइंस जो मेरा विषय है, उसके सिलेबस में जो नॉमेनक्लेचर है वह भी सामान्य पॉलिटिकल साइंस से बिल्कुल अलग है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहती है कि आप विषयों का भारतीयकरण करें और वह सिलेबस पूरी तरह से एकाध यूनिट्स को छोड़ दिया जाए, एकाध पेपर्स को छोड़ दिया जाए तो पूरी तरह से वह पश्चिम से प्रेरित ही नजर आता है।
तो सिलेबस बनाते वक्त विश्वविद्यालयों को, यूजीसी को, या जो भी कमीशन राज्य स्तरीय सरकारों के द्वारा गठित किए गए हैं, बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जो उद्देश्य हैं उनके अनुरूप उसको बनाया जाए। और हजारों वर्षों की जो भारत की विरासत है, उस विरासत का कहीं ना कहीं मूल्यांकन उसमें अवश्य होना चाहिए। आप स्वयं इकोनॉमिक्स के विद्यार्थी हैं, तो आप अच्छी तरह से जानते होंगे कि किसी भी गरीब मुल्क के साथ कोई व्यापार करने नहीं आता, चाहे वो कोलंबस हो, चाहे वो वास्को डिगामा हो, चाहे वो फ्रांसीसीज हो, चाहे वो ब्रिटिश हो, चाहे वो डचेस हो। ये सब भारत के साथ व्यापार करने आए थे, शासन करने नहीं आए थे। और भारत की ख्याति पूरी दुनिया में अपने सामान को लेकर के, उसकी गुणवत्ता को लेकर के बहुत अधिक थी। आप स्वयं देखें इकोनॉमिक्स में क्या हम वो विरासत पढ़ाते हैं। हमारे संतों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने हजारों की संख्या में ग्रंथ लिखे। आप भाषा की सीमाओं को छोड़ दें तो लाखों की संख्या में आता है। पाली में अभूतपूर्व साहित्य है, तमिल में, तेलुगु में, मलयाली में अभूतपूर्व साहित्य है, संस्कृत में अभूतपूर्व साहित्य है। लेकिन क्या उन साहित्यों का उल्लेख हमारी विद्यार्थियों के समक्ष होता है? तो ये कह देना कि भगवाकरण हो रहा है, किया जा रहा है या कर दिया गया, यह सब एक संशय पैदा करने के अलावा कुछ भी नहीं है। वास्तविकता तो यही है कि शिक्षा जगत के क्षेत्र में, विशेष करके सिलेबस के क्षेत्र में अभी बहुत काम करना बाकी है। जी, लेकिन आपने यूपी की बात की कि इसमें जो सिलेबस बन रहा है, और यूपी में भी बीजेपी की सरकार है जिसको राष्ट्रवादी भगवावादी सरकार बोला जाता है, केंद्र में भी वही सरकार है। तो इस सरकार के अंदर भी ऐसा सिलेबस क्यों बना कि जिसमें आप बता रहे हैं कि इंडियन पर्सपेक्टिव गायब है? देखिए अभिनव जी, सरकार का काम प्रशासन चलाना होता है, सरकार का काम दिशा निर्देश देना होता है। सिलेबस बनाने का काम अध्यापन जगत से जुड़े हुए लोगों का कार्य है, विश्वविद्यालय से जुड़े हुए लोगों का कार्य है। दुर्भाग्य से अकादमिक जगत में कोई भी शिक्षक तटस्थ नजर नहीं आता है, किसी न किसी वैचारिक क्षेत्र से, विचार से जुड़ा हुआ रहता है। और एक बार जो इकोसिस्टम में आया, जो एक बार इस कार्य क्षेत्र में आया, वह 62 वर्ष की उम्र तक या 65 वर्ष की उम्र तक विश्वविद्यालयों में नौकरी करता है। यदि मेरी सोच एक दल विशेष के लिए है, एक विचार विशेष के लिए है, एक वर्ग विशेष के लिए है, अगर विभाजक है, तो वह सोच पूरी जिंदगी चलती रहती है, रिटायरमेंट तक चलती रहती है। तो मेरा लेखन, मेरा अध्ययन, मेरा अध्यापन उससे मुक्त नहीं हो पाता है। जबकि प्रत्येक अध्यापक से, प्रत्येक प्राध्यापक से, प्रत्येक आचार्य से अपेक्षा की जाती है कि वह समाज का निर्माण करेगा, अच्छे नागरिक का निर्माण करेगा, राष्ट्र और समाज की जो विभाजक मान्यताएं हैं उसके विरुद्ध मत तैयार करेगा। दुर्भाग्य से ये चीजें हमारे विश्वविद्यालयों का हिस्सा हैं। और आज जो लोग सिलेबस कमिटीज में हैं, उन्होंने यदि इनोवेशन नहीं किए, उन्होंने यदि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को ध्यान से नहीं पढ़ा, यदि उसके उद्देश्यों को उन्होंने हृदयांगत नहीं किया, तो वह फिर उसके साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। मैं उस सिलेबस को देख करके ये कह सकता हूं कि जिन लोगों ने बनाया है वो शायद राष्ट्रीय शिक्षा नीति को उन्होंने ध्यान से पढ़ा ही नहीं है। और जब देश बनाने की प्रवृत्ति होती है, समाज बनाने की प्रवृत्ति होती है, तो सोच का दायरा भी अलग हो जाता है और वह सोच पूर्णतया भारतीय होगी। और ये जो लोग
भगवा शब्द का इस्तेमाल करते हैं, वो भारतीय शब्द है। वह भगवा बेसिकली, जब आप भारतीयता की बात करते हैं तो अपनी विरासत से लेकर के अपनी सफलता असफलता हर चीज का मूल्यांकन करने के लिए करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से अकादमिक जगत में इसी तरीके का विमर्श खड़ा किया जाता है। जी, लेकिन अगर हम पॉलिटिकल साइंस की बात करें, डीयू का जो सिलेबस होगा या बाकी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का सिलेबस है, उसके हालात क्या हैं? क्या उसमें कंप्लीट डोमिनेंस है वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज का, या जो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट्स हैं उनका, कि हमारे इंडियन थॉट भी इसमें मौजूद है? और उसमें आज तक क्यों नहीं हो पाया इतने दशकों में, ये भी देखिए, पहला तो इसमें एक छुपा हुआ प्रश्न है अभिनव जी, कि यूजीसी को सिलेबस बनाने के लिए केंद्रीय स्तर पर कमेटियां क्यों बनानी पड़ी। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय से ही उसका एक उदाहरण आपके समक्ष रखता हूं। वर्षों तक कई विभागों में पेपर्स में कोई परिवर्तन ही नहीं हुए, नए सिलेबस ही नहीं बनाए गए। और ये 2014-15 के आसपास का दिल्ली विश्वविद्यालय का अपना डॉक्यूमेंट कहता है कि फिलॉसफी जैसे, मतलब मानविकी का महत्वपूर्ण विषय है, फिलॉसफी जैसे विषय का सिलेबस 30 साल के बाद परिवर्तित किया गया। और ये बात मैं बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं। सामान्यतया यह मान्यता है, यह नियम है कि प्रत्येक 3 वर्ष में आप अपने सिलेबस का पुनः निरीक्षण करेंगे, जो नए विमर्श पैदा हुए हैं उनको शामिल करेंगे, जो कंटेंट मूल्य खो चुका है उसको छोड़ देंगे। लेकिन तमाम विश्वविद्यालयों में इस प्रक्रिया को सघनता से नहीं अपनाया गया। इस नाते यूजीसी के द्वारा यह प्रक्रिया शुरू हुई। जब यूजीसी सिलेबस बनाता है तो उसमें उन्होंने एक नियम तय किया हुआ है कि विश्वविद्यालय जो हैं वे 30% तक अपनी आवश्यकताओं के अनुसार संशोधन कर सकते हैं। मेरा यह मानना है कि पूरे देश में एक जैसा स्ट्रक्चर पढ़ाया जाए, ये विचार बड़ा स्वागत योग्य है। लेकिन ये जो दायरा है 50% आप सबके लिए एक जैसा करें, 50% आप विश्वविद्यालयों को उनकी आवश्यकता के अनुरूप प्रयोग करने के लिए, उनकी आवश्यकता के अनुरूप नई चीजों को शामिल करने के लिए छोड़ दें। अब मैं आता हूं आपके मूल प्रश्न पर, जो आपने पूछा था कि पश्चिम का प्रभाव क्यों दिखता है। देखिए, जिस तरह का सिलेबस होता है उसी तरीके की रचनाएं भी होती हैं, उसी तरीके की पुस्तकें भी लिखी जाती हैं, उसी तरीके की कई बार किताबें भी लिखी जाती हैं, आर्टिकल्स भी लिखे जाते हैं। दुर्भाग्य क्या हुआ, एक स्कूल ऑफ थॉट जिसका शिक्षा जगत पर वर्चस्व है, उसके अपने ऑथर्स हैं, उसके अपने एकेडमिशियंस हैं, उसका अपना एक स्कूल ऑफ थॉट है। वो उस स्कूल ऑफ थॉट में जो नई रचनाएं हो रही हैं, यहां अंतर देखिए आप, होना यह चाहिए कि आपकी आवश्यकता के अनुसार विमर्श बने और फिर जो रचनाएं पूरी दुनिया में हैं, देश में है, उनको रीडिंग्स में, सजेस्टेड रीडिंग्स में शामिल किया जाए। लेकिन जो रचनाएं विदेश में हुई, जो अपना मूल्य भी स्थापित नहीं कर सकी, मैं राजनीति विज्ञान का विद्यार्थी हूं तो इस नाते एक उदाहरण आपके समक्ष रख रहा हूं। शिकागो स्कूल ऑफ थॉट में सिस्टम एनालिसिस, व्यवस्था विश्लेषण, व्यवहारवाद, उत्तर व्यवहारवाद, संरचनात्मक पद्धति, रचनात्मक संरचनात्मक पद्धति, विकासात्मक पद्धति, इन सभी थियरीज की उम्र 10-10 साल है और ये सभी सिद्धांत विकासशील देशों के लिए बनाए गए। तो मेरा ये प्रश्न रहता है कि भाई, जब आप अपने यहां
एक किसी सिद्धांत को प्रायोगिक स्तर पर नहीं ला सके तो आप इनको विकासशील देशों में क्यों अपनाना चाहते हैं? दुर्भाग्य से हमारे यहाँ के समाज विज्ञानियों ने उन्हीं सिद्धांतों को अपनाया जो उन वेस्टर्न कंट्रीज में कभी क्रियान्वित ही नहीं हुए। आंशिक प्रभाव हो सकता है लेकिन वास्तव में कभी क्रियान्वित नहीं हुए। तो हमने एक दायरा बना लिया है, एक चिंतन की समझ बना ली है, ये ऑथर है, ये लिखेगा तो अच्छा ही लिखेगा, इसकी बात यहां हम लाएंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो उस वृत्ति ने भी सिलेबस बनाते वक्त हमारे साथ बहुत अन्याय किया है। नहीं, आपकी बात सही है कि सिलेबस अपडेट नहीं होता है। जैसे कि मैं इकोनॉमिक्स की बात बता सकता हूँ, डीयू में हमारे यहाँ एक पेपर होता है इकोनॉमिक्स ऑनर्स में पॉलिटिकल इकोनॉमी का। तो जो हम लोगों ने पढ़ा था वो आज भी बच्चे पढ़ रहे हैं और उसके पहले भी बहुत लंबे समय तक चला आ रहा है। उसमें सोवियत यूनियन आज भी पढ़ाया जाता है। उसमें पॉलिटिकल इकोनॉमी के नाम पे सिर्फ जो है कम्युनिज्म की क्लास चलती है। इट्स इंडोक्ट्रिनेशन पेपर, इज नॉट अ पॉलिटिकल इकोनॉमी पेपर, क्योंकि इसमें कोई स्कूल ऑफ थॉट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मार्क्सिज्म ही है पॉलिटिकल इकोनॉमी के नाम पे। लेकिन होपफुली अगले कुछ महीनों में वो परिवर्तित होने वाला है। नहीं, जब आप ये बता रहे थे अभिनव जी, तो मुझे रामजस कॉलेज का एक उद्धरण याद आ रहा है। पॉलिटिकल साइंस के जो विद्यार्थी इस साक्षात्कार को देर सवेर देखेंगे और को रिलेट कर पाएंगे। एक टीचर थे, वो सिर्फ मार्क्सवाद ही पढ़ाते थे पूरे साल और कह देते थे और कुछ है ही नहीं। और दुर्भाग्य से आप स्कूल की किताबें देखें, एनसीईआरटी की किताबें देखें और ग्रेजुएशन के जो सजेस्टेड रीडिंग्स हैं वो देखें तो आपको लग जाएगा कि हम भारतीयता के नाम पर सिर्फ और सिर्फ प्रलाप करते हैं, वास्तव में कोई परिवर्तन सिलेबस में नहीं हुआ है। जी, तो मैं उसी पे आने वाला था कि जो सिलेबस का जो रिफॉर्म का प्रोसेस है इतना स्लो क्यों है। एनसीईआरटी की आपने बात की, 2004 में यूपीए की सरकार आई और 2005 में नई किताबें आ गई। यहाँ 7 साल हो गए हैं, अभी तक कुछ नहीं हुआ है। नहीं, देखिए ऐसा होता है कि अवसर का उपयोग करना ये सिस्टम के ऊपर निर्भर करता है। अटल जी की सरकार बनी, जगमोहन सिंह जी राजपूत एनसीईआरटी के निदेशक बने और सरकार पर पहले दिन से ही आक्षेप लगना शुरू किया कि इन्होंने तो बदल देना है, बदल देना है। विश्वास मानिए, इतिहास की किताबों में जहां राजा सूरजमल को डकैत लिखा गया था वो डकैत शब्द हटाया गया सर। जहां गुरु तेग बहादुर जी के प्रति लुटेरा शब्द लिखा गया था वो शब्द हटाए गए सिर्फ। इस तरह की कुछ कुछ कॉस्मेटिक चेंजेस किए गए, लेकिन जो वास्तव में परिवर्तन होना चाहिए था वो तो नहीं हुआ। आज जब हम मिडिवल पीरियड की बात करते हैं, ये क्लासिफिकेशन जो है एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न, आपको जान करके सुखद आश्चर्य होगा कि ये मिल ने दिया था और मिल कभी हिंदुस्तान आया नहीं। और हम अपने विश्वविद्यालयों में आज भी, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस हो, चाहे हिस्ट्री हो, सब जगह वही पढ़ाते हैं। हमारे यहाँ मिडिवल पीरियड में सिर्फ और सिर्फ कुछ मुगल सल्तनत के उदाहरण बच्चों के सामने रखे जाते हैं। मराठा लड़ता रहा, जीतता रहा, अपना साम्राज्य चलाता रहा, उसके बारे में तो नहीं पढ़ाया जाता। सिख राजा रणजीत सिंह जी का इंटरवेंशन जो है वो भारतीय समाज में कितना बड़ा था वो तो नहीं पढ़ाया जाता। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, गांधी जी, सी राजगोपालाचारी, ये कोई छोटे नाम तो है नहीं। आजादी के बाद हमारी शिक्षा कैसी हो, जब इन 3 महान पुरुषों से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमारी शिक्षा जो है वह रिलीजियस होनी चाहिए। रिलीजियस का अभिप्राय उनका था कि प्रत्येक धर्म के बारे में, उसकी मेरिट्स डीमेरिट्स के बारे में, उसके रिचुअल के बारे में नहीं, उसमें जो कर्म कांड है उसके बारे में नहीं,
प्रारंभिक रूप में ही विद्यार्थियों को अवश्य पढ़ाया जाना चाहिए। तो मेरा सवाल है, अगर विद्यार्थी को प्रारंभ में ही बता दिया जाता कि इस्लाम में क्या कमियां हैं, इस्लाम में क्या अच्छाइयां हैं, हिंदुइज्म में क्या कमियां हैं, क्या अच्छाइयां हैं, या जैन धर्म, बौद्ध धर्म, इनके बारे में सामान्य जानकारी भी अगर विद्यार्थी को दे दी गई होती, तो जो समाज बांटने वाली ताकतें हैं शायद वो सफल नहीं हो पाती। तो जो आधारशिला हमको प्राथमिक क्लासेस से, प्राथमिक कक्षाओं से मिलनी चाहिए थी, वो नहीं मिली। इस नाते हम भटके, और इस नाते आज आप और हम चर्चा कर रहे हैं कि कैसे इसको पश्चिम के प्रभाव से मुक्त कराया जाए। जी, लेकिन जो आपका एक्सपीरियंस रहा है बहुत सारी कमिटीज में काम करने का, खासतौर पे सिलेबस की, सो वहाँ पे क्या रेजिस्टेंस मिलता है? और ख़ास तौर पे एकेडमिशियंस तो एक हिस्सा होते हैं, दूसरा एक हिस्सा होता है ब्यूरोक्रेसी, जैसे यूजीसी की अपनी जो ब्यूरोक्रेसी होगी, या जो आपने भारत यूपी सरकार की बताई, उसको ऑफिसर होगा जिसको देख रहा होगा पूरी सिलेबस। जी 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 जी। तो वहाँ पे क्या रेजिस्टेंस होता है चेंज को लेके, बदलाव को लेके? सिर्फ आइडियोलॉजिकल नहीं, इन जनरल भी बदलाव कुछ होता है तो एक रेजिस्टेंस होता ही है। नहीं, देखिए, बदलाव के प्रति खुलापन बहुत स्वागत योग्य कदम है, लेकिन मिलता नहीं है। उसका कारण है कि जो ब्यूरोक्रेसी है वो इस काम के लिए स्किल्ड नहीं है। नो डाउट वो स्किल्ड हैं, प्रशासन चलाने के लिए स्किल्ड है, शिक्षा व्यवस्था को परिवर्तित करने के लिए स्किल्ड नहीं है। तो हम अमेरिका से तो बहुत प्यार जताते हैं, लेकिन वहां पर स्किल्ड ब्यूरोक्रेसी का कॉन्सेप्ट जो है सैकड़ों साल का हो चुका है, आज तक हमने सीखा नहीं। और इस मोदी सरकार ने ज्वाइंट सेक्रेटरी लेबर पर लेटरल एंट्री क्या शुरू किया, तो उसका भी लोगों ने विरोध कर दिया। सरदार पटेल ने स्वयं लेटरल एंट्री की बात कही है जब वो प्रशासकीय सुधार कर रहे थे। तो जब तक स्किल्ड ब्यूरोक्रेसी नहीं आएगी, तब तक ये कार्य इसी तरीके से चलता रहेगा। शिक्षा का कार्य अगर शिक्षा जगत के लोग ईमानदारी से नहीं करेंगे, तो ये प्रश्न हमेशा हमारे सामने रहेंगे। आवश्यकता है एक स्किल्ड ब्यूरोक्रेसी की, शिक्षा जगत को जो अच्छे से समझता हो ऐसे व्यक्ति की। और ये जो विमर्श है कि ये भगवाकरण है, ये बदलाव कर रहे हैं, तो उस विमर्श में भी खुलापन बहुत जरूरी है। आप उनसे पूछिए तो सही कि प्लेटो पढ़ा करके, अरिस्टो पढ़ा करके, मार्क्स पढ़ा करके, हॉब्स पढ़ा करके, लॉक पढ़ा करके आप क्या देना चाहते हैं? क्या हॉब्स लॉक पढ़ाते हुए कभी किसी ने ये बताने की कोशिश की कि कौटिल्य जो है उसमें भी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी हमको मिलती है? कौटिल्य राज्य की उत्पत्ति में विकासात्मक सिद्धांत की बात करते हैं, वो डिवाइन थियरी की बात नहीं करते हैं। और यदि हम अन्य ग्रंथों को देखें तो कहीं पर डिवाइन मिलता है, कहीं पर सोशल कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। तो जब आपके पास भी उतना ही महत्वपूर्ण खजाना है ज्ञान का, तो आप उस ज्ञान को जनता के सामने क्यों नहीं लाते, विद्यार्थी के सामने क्यों नहीं लाते? आप स्वयं देखें, मैं साझा करना चाहता हूं, मैं त्रिपुरा विश्वविद्यालय की एक सिलेक्शन कमेटी में गया, तो मैंने स्वभावतः उनसे कहा कि भाई जरा सिलेबस दिखा दीजिए, तो मैं उसी के अनुसार सवाल पूछूंगा। और अभिनव जी, मुझे प्रसन्नता हुई कि उनके सिलेबस में, त्रिपुरा केंद्रीय विश्वविद्यालय की बात कर रहा हूं मैं, उनकी सिलेबस में आदि काव्य, महाभारत और रामायण भी थे। धर्मपाल जी अपनी पुस्तक में लिखते हैं ब्यूटीफुल ट्री में कि जब कर्नल मुनरो ने सब्जेक्ट्स इवेलुएट करने शुरू किए कि कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे मद्रास प्रेसिडेंसी में, तो 41 सब्जेक्ट, और उस 41 में महाभारत और रामायण भी है। और दूसरी मजेदार बात है, वो संस्कृत बहुतायत क्षेत्र नहीं है, और वहां पर अन्य भाषाओं के साथ संस्कृत भी पढ़ाई जाती थी। जब मैं अन्य भाषा कह रहा हूं तो तेलुगु, तमिल, ये भाषाएं, उड़िया, ये भाषाएं उस प्रेसिडेंसी में संस्कृत की तुलना में ज्यादा बेहतर पढ़ाई जाती थी। तो आप सोच सकते हैं
कि हमारी विरासत में वो शिक्षा रही है। त्रिपुरा जैसा एक विश्वविद्यालय इन दोनों आदि ग्रंथों को पढ़ाता है, लेकिन अगर आप इसी को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय या दिल्ली विश्वविद्यालय में लगाने की बात कर दे तो हल्ला हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय हिंदुस्तान का ख्यातिनाम विश्वविद्यालय, स्थापित विश्वविद्यालय है। उसका बहुत बड़ा इंटरवेंशन एकेडमिया में है, लेकिन आज तक वहां इंडियन थॉट का पेपर नहीं पढ़ाया जाता। संस्कृत का और फिलॉसफी का एकांश है जहां पर वो पेपर पढ़ाया जाता है। इंडियन पॉलिटिकल थॉट जैसी चीज है ही नहीं वहां पर। आप उनके सिलेबस उठा करके देख लेंगे तो आपको लगेगा कि इसमें भारतीयता कहाँ है। संस्कृत विभाग को छोड़ दें, फिलॉसफी को छोड़ दें, अन्य सब्जेक्ट्स में तो यही स्थिति मिलेगी आपको। जी जी। लेकिन क्या ये जो हम चर्चा कर रहे हैं इसका कारण ये भी है कि हमने पिछले 100-200 साल में सोशल साइंस में ध्यान नहीं दिया है, इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं किया है। साइंस में तो हमें थोड़ा बहुत क्या है क्योंकि इससे एक यूटिलिटी वैल्यू सीधे दिखती है, लेकिन फिलॉसफी में, सोशोलॉजी में, एंथ्रोपोलॉजी में, पॉलिटिकल साइंस में न सरकार की तरफ से कोई रिसोर्स का फ्लो है, ना ही कोई इंसेंटिव स्ट्रक्चर है। तो क्या ये भी एक है कि हमने भी लिटरेचर जनरेट नहीं किया है? अगर हम सिलेबस में किताबें रखना चाहें, कोई नए कॉन्सेप्ट थ्योरी रखना चाहें, तो वो कहाँ है? नहीं, बिल्कुल ठीक बात है आपकी कि एक तो साइंस का ऐसा नेचर है कि वहां पर कनेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इस नाते सिलेबस रिवीजन, इनोवेशन, इंडक्शन एक रेगुलर प्रोसेस में साइंस में चलता रहता है। और यही स्थिति कॉमर्स के साथ भी हुई है। आप तो हिंदुस्तान के ख्यातिनाम कॉलेज में आचार्य हैं, SRCC में, तो आप देखते होंगे कि जितने नए ट्रेंड्स इकोनॉमी में, खास करके ट्रेड के क्षेत्र में, कॉमर्स के क्षेत्र में, वो फैकल्टी भी जुड़ी रहती है और वो सब इनोवेशन वहां पर पढ़ाए जाते हैं। लेकिन ये स्थिति सब जगहों पर नहीं है। भारत के साथ जो समस्या आई कि सोशल साइंसेस के लिए डेडिकेटेड रिसर्च इंस्टीट्यूशन, देखिए हमने ICSSR जैसी संस्था बनाई है फंडिंग के लिए, फैसिलिटेट करने के लिए, रिसर्च करने के लिए नहीं बनाई। टिस का महत्व इसलिए है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस का, कि वो इन हाउस रिसर्च कराते हैं। इससे बड़ा सोशल साइंस फैकल्टीज के साथ तमाचा क्या होगा कि हमारे तमाम सोशल साइंसेस के इश्यूज के ऊपर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद, बेंगलोर, इनके जो कॉमर्स के फैकल्टीज हैं, इकोनॉमिक्स की फैकल्टीज हैं, वो रिसर्च कर रही हैं। और उनका जो डाटा एनालिसिस है वो हम सब फिर आगे चल करके शेयर करते हैं। तो सोसाइटी से जुड़ा हुआ जो अध्ययन क्षेत्र है, सभी अध्ययन क्षेत्र सोसाइटी से जुड़े हुए हैं, लेकिन कुछ विषय ऐसे होते हैं जो सीधे तौर पर जुड़े रहते हैं। अब आप अगर उस पर R&D, इस पर खर्च नहीं होगा, अगर उस पर व्यवस्थित तरीके से संस्थान नहीं बनेंगे तो ये समस्या हमेशा आती रहेगी। दूसरी बात, जो प्राइवेट हाउसेस हैं उनका भी इन्वेस्टमेंट इस क्षेत्र में बहुत कम है। पश्चिमी राज्यों की सफलता का एक कारण ये भी है कि उनके यहाँ तमाम जो औद्योगिक इकाइयां, औद्योगिक घराने हैं, वे सोशल साइंस पर इन्वेस्ट करते हैं और फिर पूरी दुनिया में अपना विमर्श स्थापित करने की कोशिश करते हैं। कहने का अभिप्राय यह है, अपने चिंतन के अनुसार हम जैसों के चिंतन को प्रभावित करने का प्रयास वो अपनी R&D के माध्यम से, अपनी रिसर्चर्स के माध्यम से, अपनी राइटिंग्स के माध्यम से करते हैं। तो आपके माध्यम से मेरा आग्रह है कि हमें शीघ्रता से फैसिलिटेटर के तौर पर नहीं, करने वाले इंस्टीट्यूशंस के रूप में इसको विकसित करना चाहिए। और जो संस्थान करने के लिए बने हैं उनका एक बार
फैक्ट सीट बना करके अवलोकन भी करना चाहिए कि उन्होंने पिछले सालों में क्या क्या काम किए हैं। जी जी, ये बात तो सही है कि आपने ये बात बहुत इंपॉर्टेंट बताई कि भारत में फैसिलिटेटर इंस्टीट्यूट्स हैं लेकिन करने वाले इंस्टीट्यूट्स कम हैं। लेकिन एक बात यहाँ पे और निकल के आती है कि हमारी जो सोशल साइंस है उसका आम समाज से बहुत रिश्ता है नहीं। यूनिवर्सिटीज़ में क्या पढ़ाया जा रहा है वो अलग ही चल रहा है, सोशल थ्योरीज अलग ही लेवल पे जा रही हैं, समाज में परिवर्तन कुछ और ही हो रहा है, तो उसको ब्रिज करने की आवश्यकता है। लेकिन सर, जो पैंडेमिक के कारण पिछले करीब 2 साल हो जाएंगे, एक डिस्ट्रप्शन हो जाएगा पूरा एजुकेशन सिस्टम में, सो उसके क्या चैलेंजेस हैं? बहुत लोगों के 2 साल 1.5-2 साल एकेडमिक ईयर बेकार ही हुए एक तरीके से कहा जाए। ऑनलाइन एजुकेशन की अपनी लिमिटेशन है और उसके कारण क्या प्रॉब्लम आई है हायर एजुकेशन में और अपॉर्चुनिटीज भी क्या आई है, क्योंकि एक डिसरप्शन जो होता है तो एक नई संभावना के दरवाजे भी खोलता है। नहीं, ऐसा देखिए, जब इस पेंडेमिक से पहले अगर किसी से कहा जाता कि आप अपनी क्लास ऑनलाइन ले लो तो कहता क्या मजाक है। लेकिन हम सब ने जैसे ये पेंडेमिक आया, जैसे ही लॉकडाउन्स लगे, क्योंकि देखिए उस पेंडेमिक के दौरान अकादमिक जगत की भूमिका बहुत बड़ी है। लोगों को इस दृष्टि से भी सोचना चाहिए कि प्राध्यापकों ने अगर ऑनलाइन पढ़ाया, ठीक है, अटेंडेंस प्रभावित हुई होगी, विद्यार्थी का रिएक्शन हमको नहीं मिलता जो कि क्लास में मिलता है, उसकी बॉडी लैंग्वेज जो बातचीत करती है हमसे वो हम नहीं देख पाए, हमारा लेक्चर अच्छा जा रहा है नहीं जा रहा है, वो उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा या उसके चेहरे के भाव बता देते थे, वो हम नहीं देख पाए। लेकिन इस पूरे युवा समूह को इस ऑनलाइन माध्यम ने इंगेज रखा। उसमें जो गुस्सा पनप सकता था सिस्टम के प्रति, समाज के प्रति, बीमारी या व्यवस्था के प्रति, उस गुस्से को भी, या कह लीजिए उसमें जो कुछ कमियां पैदा हो सकती थी, उसको भी कंट्रोल करने में इस ऑनलाइन मीन्स ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। हम और आप जब विद्यार्थी से बात करते हैं तो कहीं ना कहीं उनका जो डिससेटिस्फैक्शन टू द पेंडेमिक है या टू द सिस्टम है, उसको भी हम कंट्रोल करते हैं। तो मेरी दृष्टि में हमारा और आपका, या जो तमाम साथी विद्यार्थियों से इस बीच में बात करते रहे, उनको पढ़ाते रहे, उनको समझाते रहे, वो बहुत बड़ा योगदान हमने क्रिएट किया है। दूसरा, कम्युनिकेशन बहुत आसान भी हुआ है। हम और आप अभी जूम के माध्यम से जुड़े हैं, आप नोएडा बैठे हैं, मैं दिल्ली बैठा हूं, और हमारी बात आसानी से एक दूसरे से हो रही है। जेएनयू जैसे विश्वविद्यालय ने अपने यहाँ सारे वाइवा, पीएचडी वाइवा, एमफिल वाइवा पेंडेमिक से पहले ही ऑनलाइन पर शिफ्ट कर दिए थे। दिल्ली विश्वविद्यालय में इस बीच में जितने भी वाइवा सेमिनार्स हुए, सब ऑनलाइन माध्यम से हुए। निसंदेह मुलाकात नहीं हुई, लेकिन घंटे 1.5 घंटे का वाइवा बहुत सार्थक हुआ, ज्यादा भागीदारी हुई और सरकार का खर्च भी बचा। तो मेरा ये मानना है कि निसंदेह इस आपदा ने हम सबको सोचने पर मजबूर किया, हम सबको सीमित कर दिया। शायद हमारी रचनात्मकता में कमी आई है, जितना हम लिख सकते थे शायद उतना नहीं लिख पाए हैं, लेकिन संवाद जरूर किया है। तो ये कहीं पर संवाद बढ़ा है, कहीं पर कम्युनिकेशन बढ़ा है, कहीं पर इसने एंगर मैनेजमेंट को भी बहुत हद तक कंट्रीब्यूट किया है। हाँ, कुछ कमियां अवश्य हैं। जो बातें टीचर टॉट रिलेशन के रूप में होती हैं, जो आमने सामने प्रत्युत्तर के रूप में होती हैं, वह इस ऑनलाइन एजुकेशन में हमने बहुत मिस की। जी जी सर, सो देखना पड़ेगा कि आगे हालात कब तक सामान्य होते हैं, क्योंकि 2 साल का जो ब्रेक हो गया है, एकेडमिक ब्रेक हो गया है, उसकी काफ़ी बड़ी कॉस्ट है। क्योंकि सिर्फ एजुकेशन नहीं है, लोग कॉलेज में जाते हैं
तो जूनियर और सीनियर का भी संवाद होता है, सोसाइटीज़ के वर्क होते हैं, क्लासरूम के बाहर बहुत एक्टिविटी होती हैं, वो भी एक ट्रेडिशन होता है कि सीनियर्स अपने जूनियर्स को बहुत चीज़ें सिखाते हैं। तो उसका भी एक ब्रेक हुआ है, एक नुकसान हुआ है, लेकिन होपफुली सिचुएशन इम्प्रूव होगी एंड फिर से यूनिवर्सिटीज़ अपने फुल कैपेसिटी में फंक्शन करना शुरू कर देंगी। बट सर, थैंक्स अ लॉट फॉर योर टाइम एंड फॉर टॉकिंग टू अस। इट वाज अ वंडरफुल डिस्कशन बिकॉज सिलेबस का जो पूरी पॉलिटिक्स है ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स है भारत में, और हमें उम्मीद है कि आने वाले कुछ सालों में नए सिलेबस जो है बनकर तैयार होंगे। हाँ, नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद अभिनव जी, आपने याद किया और मुझे आपसे बात करके अच्छा लगा। और आपका जो ये एंडेवर है, आपका ये जो एफर्ट है, वो बहुत फलीभूत हो और आप लाखों की संख्या में लोगों तक पहुंचे। और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसे ही करते रहें। बहुत बहुत साधुवाद। Thanks a lot, sir. Thank you. And thank you, audience, for listening to us. Please don't forget to subscribe to the channel and also join as a member if you like. Hoping to see you soon. Thank you.